तो हमास से युद्ध विराम की तमाम खबरों के बीच आखिर इजराइल की वॉर कैबिनेट में किस बात को लेकर चल रहा है मंथन? हमास इजराइल में कौन सी सीक्रेट डील हुई है और 4 दिन के युद्ध विराम की बात कही गई है। 4 दिन बाद महायुद्ध की कैसे की जा रही है तैयारी, ये सुपर एक्सक्लूसिव खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं TV9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। गाजा जंग के 47वें दिन थोड़ी राहत भरी खबर आई। इजराइल और हमास के बीच कुछ घंटों के सीज फायर का ऐलान हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि यह बारूदी खामोशी आगे बहुत बड़ी तबाही लाने वाली है, क्योंकि बंधकों की रिहाई की डील के बीच नेतन्याहू ने हमास के खात्मे का प्रण ले लिया है। उधर इजराइल अपने सबसे विनाशक हथियार को भी रणभूमि में तैनात कर चुका है। जी हां, नेतन्याहू के प्रण और इजराइल के विनाशक हथियार का विश्लेषण करेंगे, साथ ही बंधक डील पर इनसाइड स्टोरी भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर क्या है वो आपको हम बताने जा रहे हैं। हमास को नेतन्याहू की चेतावनी, लक्ष्य हासिल करने तक युद्ध जारी रखेंगे। हमास हमारे सभी बंधकों को वापस करे, अपने दुश्मनों को खत्म करके रहेंगे, ये कहना है नेतन्याहू। אזרחי ישראל, שרות ושרי הממשלה, ערב טוב. הישיבה הזאת נועדה לדון בהשבת חטופינו. אבל אני מבקש להתחיל בדבר שצריך להיות מובן מאליו. יש בחוץ דיבורי הבל, כאילו אחרי ההפוגה להשבת חטופינו, אנחנו נפסיק את המלחמה. אז אני מבקש להבהיר, אנחנו במלחמה, ונמשיך במלחמה. נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל היעדים שלנו. तो हमास और इजराइल की डील के बावजूद नेतन्याहू ने बहुत बड़ी धमकी दी है। इस धमकी के क्या मायने हैं, जल्दी से उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नेतन्याहू का प्रण जारी रहेगा विध्वंस, साफ कर दिया है नेतन्याहू ने। नेतन्याहू ने क्या कहा है? कहा है कि हमास के खात्मे तक युद्ध जारी रहेगा, लड़ाई रुकेगी नहीं और इजराइल के सारे दुश्मन खत्म करेंगे। ये प्रण फिर से दोहराया। अर्थ क्या है इसका? इसके मायने क्या है? बंधकों की रिहाई के बाद भी युद्ध जारी रहेगा। बंधकों की रिहाई और युद्ध दोनों अलग अलग विषय। बंधकों की रिहाई के लिए अस्थायी युद्ध विराम किया जाएगा, लेकिन युद्ध पर अभी भी नेतन्याहू टिके हुए हैं और गाजा से हमास का नामो निशान मिटाने की कोशिश जारी रहेगी। जो मिशन चल रहा है वो जारी रहेगा। तो साफ कर दिया है नेतन्याहू ने कि युद्ध विराम होगा, लेकिन युद्ध जारी रहेगा। युद्ध पर कोई फैसला नहीं हुआ है। हमारे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल SVP सिंह हमारे साथ रक्षा विश्लेषक इस वक्त जुड़े हुए हैं और कमांडर अतुल भारद्वाज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष झा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और साथ ही वॉर जोन से विपिन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सिंह सर, सबसे पहला सवाल तो यही कि नेतन्याहू ने कहा है युद्ध विराम होगा और युद्ध भी होगा, यानी दोनों चीजें होंगी। कैसे होंगी दोनों चीजें? क्या ये युद्ध विराम लंबा जा सकता है? कोई उम्मीद रखे ऐसे में जबकि वॉर को कंटिन्यू करना चाहते हैं नेतन्याहू? देखिए रवि, सबसे पहले जो मिलिट्री एम स्वॉर्ड ऑफ आयरन्स जो उनका ऑपरेशन है इजराइल का, उसको वो जारी रखेंगे। मिलिट्री एम को बिल्कुल बदली नहीं करेंगे और वो है हमास को पूरा बर्बाद करना गाजा स्ट्रिप के अंदर। उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। दूसरा है कि जो होस्टेजेस बांदियों की बात हुई है वो डोमेस्टिक प्रेशर रहा है इजरायली के ऊपर भी, और उसकी कैबिनेट इसलिए मानी है क्योंकि अमेरिका, यूरोपियन कमीशन और बाकी देश का बहुत प्रेशर था और जो उनकी डोमेस्टिक पॉपुलेशन है वो बोल रहे हैं हमारे बांदियों को फ्रीडम दें, आप उनको आज़ाद करें। तो ये जो प्रेशर है वो बहुत मैंने रखा है और मैं समझता हूँ कि ये दोनों चीज़ें अलग डील कर रहा है इजराइल, और वैसे ही हमास भी जानता है कि ये अलग है दोनों बातें। तो इसलिए ये लड़ाई जारी रहेगी इसके बाद, और कितनी देर चलनी है इसका मतलब मैं समझता हूँ कि कंट्रोल नहीं हो सक रहा इस समय। अरब देश भी
कोई ऐसी यूनिटी नहीं उन्होंने दिखाई कि किसी तरीके से हम अरब लीग की मीटिंग हुई, इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई, पर वो कोई सही मुद्दा नहीं निकला उनमें से कि हम कैसे अप्रोच करेंगे। बिल्कुल, बंधकों की रिहाई के बाद भी युद्ध जारी रहेगा, यह साफ तौर पर कह दिया गया इजराइल की तरफ से। और देखिए बड़ा डेवलपमेंट यह कि लेबनान में इजराइल का भीषण हमला हुआ है। इस बीच फाइटर जेट्स ने यहां पर भीषण बमबारी की है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया गया निशाना। जी हां, टारगेटेड अटैक हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों को निशाना बनाकर की गई है बमबारी। कैसे, देखिए इजरायली हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और अगली बड़ी खबर गाजा में आमने सामने की जंग जारी है और ज़हूर अल डिक इलाके में भीषण युद्ध, आईडीएफ पर हमास का भीषण हमला। और अगली बड़ी खबर, गाजा में इस्लामिक जिहाद का हमला हुआ है। इजरायली फोर्स पर भीषण अटैक किया गया। PIJ फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद ने रॉकेट से अटैक करके निशाना बनाया है इजरायली फोर्सेस को। और बंधकों की रिहाई पर आज की सबसे बड़ी खबर, बंधकों पर इजराइल हमास की डील पक्की। इजराइल की वॉर कैबिनेट में मंजूरी, हमास 50 बंधकों को रिहा करेगा। इस दौरान 4 दिन का युद्ध विराम भी होगा और अतिरिक्त 10 बंधकों की रिहाई पर हर एक दिन युद्ध विराम आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से इस पूरे प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है और 4 दिन के युद्ध विराम के दौरान 50 बंधकों की रिहाई होगी और इसके बदले इजराइल को भी 150 फिलिस्तीनी कैदी छोड़ने होंगे। तो देखिए 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो बर्बर हमला किया था हमास ने, उसमें इन बंधकों को कैद कर लिया गया था। हमास की कैद में ये तमाम बंधक हैं। अब उनमें से 50 को छोड़ने की बात की गई है। इस डील के तहत बंधकों की रिहाई तय मानी जा रही है। हमास और इजराइल के बीच जो डील हुई है उसकी शर्तें क्या हैं? 50 बंधकों को रिहा किया जाएगा और इसके बदले इजराइल क्या करेगा? 4 दिनों का सीज फायर करेगा। महिलाओं और बच्चों की रिहाई पहले होगी, ये हमास ने क्लियर किया है। और अतिरिक्त 10 बंधकों की रिहाई पर 1 दिन का युद्ध विराम, यह फॉर्मूला निकाला गया है। 10 बंधकों की रिहाई करो, फिर 1 दिन का युद्ध विराम लो। हर दिन 400-500 ट्रक गाजा भेजने की मांग हमास की तरफ से की गई है। वहीं 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा इजराइल। इजराइल ने इसके लिए भी हामी भरी है, यानी उधर से 50 छोड़े जाएंगे और इधर से 150। अधिक मानवीय सहायता, ये ईंधन की मांग भी की गई है हमास की तरफ से, यानी ज्यादातर लोगों को जो मदद सामग्री है उन तक पहुंच पाए जिन्हें इस वक्त उसकी सख्त जरूरत है। और इसके बदले में इजराइल ने ये हामी भरी है कि युद्ध विराम किया जाएगा और मदद सामग्री पहुंचने दी जाएगी। हमारे साथ इस वक्त इजराइल के तेल अवीव से विपिन चौबे मौजूद हैं। विपिन, ऐसे में देखिए बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि हमास को इतने बड़े हमले से हासिल क्या हुआ, क्योंकि हमास के समूल नाश की कसम खा चुका है इजराइल। गाजा को बर्बाद किया जा चुका है, तकरीबन 15,000 लोग वहां पर मारे जा चुके हैं और अब इतने बड़े हमले और इतनी ज्यादा बर्बादी के बाद 150 फिलिस्तीनी कैदियों को अगर छुड़ा पाने में कामयाब भी हो जाता है हमास, तो हासिल क्या हुआ? देखिए, हमास ने जो सोचकर हमला किया था समीर, ऐसा हुआ नहीं, इसका उल्टा हो गया। मतलब हमास ने सोचा था कि हम हमला करेंगे, लोगों को मारेंगे, बंधक बनाकर ले जाएंगे, इजराइल घुटनों पर बैठ जाएगा, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए नेगोशिएट करेगा और उसके बदले हम अपने लोगों को छुड़ा लेंगे, बात यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। 7 तारीख को हमला हुआ, 7 तारीख की शाम तक युद्ध का ऐलान कर दिया गया और उसके बाद हमास के लड़ाकों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाने लगा। 46 दिन का युद्ध, 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत,
पूरा गाजा पट्टी लगभग समतल शमशान बन गया है और उसके बाद अब जाकर हमास को लगा कि नहीं, दाव तो उल्टा पड़ गया। लिहाजा अब देखिए नेगोशिएशंस हो रही थी, 3 देश इसमें शामिल थे। अमेरिका का बहुत ज्यादा दबाव था। अमेरिकी मंत्री एंटनी ब्लिंकन कह लीजिए, CIA के चीफ कह लीजिए, मोसाद के चीफ कह लीजिए, ये तमाम लोग कतर पहुंच रहे थे, कतर के प्रधानमंत्री से मिल रहे थे। और उसके बाद आप देखिए हुआ क्या कि अमेरिका के दबाव में अब जाके ये स्ट्रैटेजी बनी, क्योंकि इजराइल इस मसले पर झुकने को तैयार नहीं था। इजराइल का कहना यह था कि कुछ भी हो जाए हम अपने लोगों को छुड़ाएंगे जरूर, लेकिन युद्ध विराम नहीं करेंगे। लेकिन 46 दिन बाद कल शाम को जाकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी वॉर कैबिनेट के सामने बैठे, इस प्रस्ताव को रखा, उसके बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली और उस पर मंजूरी मिली। हमास भी अभी बहुत ज्यादा नेगोशिएट करने की कंडीशन में नहीं है। वो ये कह रहा है कि हम उन्हीं महिलाओं को छोड़ेंगे जिनके पास बच्चे हैं, मतलब 25 बच्चे और 25 महिलाएं रिहा हो रहे हैं। इसको ऐसे समझिए, टोटल 50 लोग उधर से रिहा किए जाएंगे और इधर से भी उन्हीं महिलाओं को रिहा किया जा रहा है जिनके पास बच्चे होंगे। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ये पूरा सब कुछ चल रहा है और इसमें कितने अमेरिकी हैं ये अब तक स्पष्ट नहीं है। हाँ, ये जरूर बात सामने आई है, 4 साल का एक अमेरिकी बच्चा जिसका अपहरण किया गया था, उसको भी इस 50 की खेप में रिहा किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि कुल 4 दिन का युद्ध विराम और 5वें यानी 10-10 करके हर दिन छोड़े जाएंगे और 5वें दिन जो होगा वो 10वां छोड़ा जाएगा। मतलब टेंटेटिव है 5 दिन का कुल युद्ध विराम करने पर बिल्कुल बनी है। बिल्कुल हम लौटेंगे विपिन आपके पास। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हमारे सहयोगी। मनीष, बंधकों को छोड़ने के लिए चाहे जो भी शर्त हमास ने रखी हो, बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार होना ही क्या इंडिकेट करता है? क्या हमास ने अपनी हार माननी शुरू कर दी है? क्योंकि इतनी तबाही, इतनी बर्बादी के बाद जब यही करना था तो ये तो 40 दिन पहले भी किया जा सकता था। देखिए, हमास को जो अचीव करना था वो तो उन्होंने 7 अक्टूबर को कर लिया। जो इजराइल फिलिस्तीन का विवाद को पूरी दुनिया ने साइड लाइन कर दिया था, उसे उसने एक बार फिर से सेंटर स्टेज पर लाकर दे दिया है। दुनिया के हर मंच पर आज इजराइल और फिलिस्तीन के 2 स्टेट थ्योरी की बात हो रही है। फिलिस्तीन के अस्तित्व को लेकर एक बार फिर से बात होने लगी है। इजराइल पर हमले के बाद हमास ने यह भी मैसेज दे दिया कि इजराइल अजय नहीं है, उसे भी परास्त किया जा सकता है। तो हमास के 2 टारगेट अचीव हो गए थे। लेकिन आज की डील में एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा है, जरा देखिए इसको। 4 दिन युद्ध विराम, 50 बंधक छोड़े जाएंगे, 240 से अधिक बंधक हैं, और उसके बाद 10-10 बंधक छोड़े जाएंगे। तो यानी 4 दिन ये हो गए और फिर 190 बंधक के लिए 10-10 बंधकों के हिसाब से 19 दिन। तो 19-23 दिन तक अगर कुल मिलाकर युद्ध विराम हुआ तो 23 दिन के बाद क्या होगा भूमध्य सागर में, यह कहना बहुत मुश्किल है। देखिए, 23 दिन के इस डील के बाद इजराइल को क्या मिला, हमास को क्या मिला? अगर इजराइल ये सोचता है कि 1400 लोगों के शहादत के बाद उसे गाजा पट्टी की ज़मीन मिली या हमास को हमने ख़त्म कर दिया, क्योंकि खुद हम इजराइल में भी लोग मानते हैं कि हमास एक आइडियोलॉजी भी है। बिल्कुल। और वैसी स्थिति में हमास के लड़ाकों को मार देने के बाद भी फिलिस्तीन का मुद्दा जीवन तो उठा है, यह इजराइल समझ रहा है। आज G20 की बैठक पर दुनिया की नजरें हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में G20 की बैठक, गाजा युद्ध पर भी हो सकती है चर्चा। G20 की बैठक में पुतिन शामिल होंगे, चीन के पीएम ली कियांग इसमें शामिल होंगे। तो G20 की बैठक और पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त जब गाजा में इतना हाई टेंशन का माहौल है, ऐसे में G20 की बैठक हो रही है और दुनिया के तमाम बड़े राष्ट्राध्यक्ष इस पर मंथन करेंगे। तो आज G20 का महामंथन, जी हां, संभावित 2 बड़े मुद्दे हैं जिनका इसमें जिक्र होगा, जिस पर चर्चा होगी। इजराइल हमास जंग, जिसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हर मंच पे है, वो, और दूसरा मुद्दा रूस यूक्रेन युद्ध जो लंबे समय से खिंचता चला आ रहा है और पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। बिल्कुल। और क्या रहेगा रुख? गाजा पर हमले का मुद्दा बड़ा हो सकता है, यह साफ तौर पर कहा जा सकता है। अमेरिका को घेर सकते हैं रूस और चीन, ये भी हमें नजर आ सकता है। कुल मिलाकर G20 का महामंथन और इसका वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। तुर्की और अरब पर भी सबकी नजरें रहेंगी कि उनका रुख इन दोनों युद्ध पर क्या रहता है, रूस यूक्रेन और हमास इजराइल जंग पर क्या होता है। 7 अक्टूबर का जिक्र कर अमेरिका कर सकता है इजराइल का बचाव, इसके भी आसार साफ तौर पर नजर आते हैं। देशों के 2 हिस्सों में बंटने का खतरा भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब सवाल क्या है, क्या गाजा जंग पर पीएम मोदी कोई फॉर्मूला देंगे? उम्मीदों तो देखिए भारत से बहुत है
क्या G20 के मंच से गाजा यूक्रेन युद्ध का कोई समाधान निकलेगा? इसके आसार हैं क्या? कुछ जरूरी बातें हैं, उन पर भी गौर करना चाहिए। सम्मेलन में विकास के मुद्दे पर भी चर्चा होगी और डेवलपमेंट का विषय भी इस फोरम पे आएगा, लेकिन दुनिया के ज्वलंत मुद्दों पर भी चर्चा संभव है। उनको इग्नोर करना G20 मेंबर्स के लिए संभव नहीं है, जिससे सभी के हित प्रभावित हो रहे हैं। भारत के पास 30 नवंबर तक G20 की अध्यक्षता है और उसके पहले एक वर्चुअल ये बैठक जिसमें इन सभी विषयों पर चर्चा हो सकती है। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ये बात तो सही है कि दुनिया भर के देश प्रभावित हैं, ये जो दो वॉर फ्रंट है, लेकिन अगर G20 के जो बड़े देश हैं जो सीधे तौर पर इस युद्ध में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, उनके लिए ये विषय G20 में आना कितना महत्वपूर्ण है? किसका क्या पक्ष हो सकता है? चीन, रूस हो चाहे अमेरिका जैसे देश हो? बिल्कुल, देखिए G20 के मेंबर देशों में अगर आप देखें तो इजराइल के करीबी देश जो अमेरिका हैं या ब्रिटेन है या फ्रांस है, वहीं दूसरी तरफ मध्य पूर्व के तुर्की और सऊदी अरब जैसे देश में है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक बार फिर शांति की लौ की उम्मीद जो है वो भारत से होती हुई दिखाई दे रही है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में G20 की मीटिंग होगी और उसमें जब इजराइल हमास जंग पर चर्चा होगी, देखिए आज जो आप इजराइल और हमास के बीच की डील देख रहे हैं, इसको भी आप सीधे G20 से जोड़कर देख सकते हैं। दोनों पक्षों को एहसास था कि G20 के मंच पर इस बात की चर्चा होगी और फिर G20 के मंच पर अगर भारत ने एक बार फिर कामयाबी दिखाई और फिर सर्वसम्मति बना ली, जैसा कि अप्रत्याशित तरीके से हमने सितंबर में देखा था कि रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर सर्वसम्मति बनी थी, आज इजराइल और हमास की जंग में यही तो हो रहा है। दोनों पक्ष केवल अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, दोनों की बातें करने वाला कोई मंच नहीं है। तो भारत की अगुवाई में यह संभव है और अगर ऐसा हुआ तो फिर इस जंग का एक समाधान होता हुआ आपको दिखाई देगा, ऐसी उम्मीद है। और आज की शाम वाकई बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए। जी हाँ, और G20 की इस मीटिंग पर भी नजर रखनी होगी, देखना होगा कि क्या होता है इस मीटिंग में इस युद्ध के मद्देनजर। वहीं गाजा जंग के बीच भारत ने अरब लीग के विदेश मंत्रियों को न्योता दिया है। जी हाँ, इस हफ्ते दिल्ली आ सकते हैं अरब लीग के विदेश मंत्री। गाजा जंग का समाधान निकालने पर होगी चर्चा, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। गाजा में चीन की साजिश पर लगाम लगाने की भी तैयारी की जा सकती है। इस मीटिंग में ईरान, मिस्र और जॉर्डन के प्रतिनिधि आएंगे दिल्ली। तो इससे एक बार फिर यह उम्मीद बनती हुई नजर आ रही है क्या कि गाजा जंग भारत खत्म करेगा। बड़ी खबर क्या है वो आपको बता दें, क्योंकि इससे पहले देखिए मुस्लिम देशों के साथ एक तरह का गठजोड़ दिखाने की कोशिश चीन की तरफ से भी हुई है और ऐसे में अब अरब देश के जो तमाम विदेश मंत्री हैं वो आ रहे हैं भारत। पूरी दुनिया को भारत से ढेरों उम्मीदें। किसको न्योता दिया गया है? ईरान को, जॉर्डन को, मिस्र को और साथ ही साथ फिलिस्तीन अथॉरिटी का भी रिप्रेजेंटेशन होगा इस मीटिंग में। बिल्कुल समीर, अगर मुद्दों की बात करें तो देखिए इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर चर्चा संभव है। गाजा जंग का समाधान निकालने की कोशिश होगी और गाजा में मानवीय मदद पर मंथन, ये जो तीसरा पॉइंट है ये बेहद महत्वपूर्ण है। भारत इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है। गाजा पर चीन मिडिल ईस्ट देशों को भड़का रहा है। चीन, ये भी देखिए चीन को लेकर ये आशंकाएं हैं और क्या चीन पर नियंत्रण हो पाएगा। चीन की साजिश पर अंकुश लगाने की कोशिश हो सकती है और चीन की मुस्लिम देशों को उकसाने की साजिश बंद होगी, इस पर भी एक सवाल जरूर है, क्योंकि चीन लगातार समीर इसमें बड़ा गेम खेलने की तैयारी में है। बिल्कुल सही बात है। और एसपीपी सिंह साहब, ऐसे में क्या उम्मीद आप करते हैं? एक तरफ G20 की मीटिंग, उसमें भारत के रुख पर सबकी नजर है। ब्रिक्स की मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह साफ किया कि फिलिस्तीन के लोगों की चिंताओं का हल होना चाहिए और यह तभी संभव होगा जब स्टॉप बटन दबेगा। थोड़ी देर पहले हम पॉज और स्टॉप बटन का जिक्र कर रहे थे। भारत इस पक्ष में नजर आता है कि युद्ध के लिए स्टॉप बटन दबाया जाए और अब अरब लीग के विदेश मंत्री भी भारत में आ रहे हैं। भारत का रोल कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? क्या कर सकता है भारत? समीर, भारत का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत इस समय विश्व में पोल पोजीशन में है। क्यों? इसकी जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की जो पॉलिसी रही है वो अभी इस समय पे ऑफ कर रही है। देखें, इजराइल ने भी भारत को बोला है कि किसी तरीके से कोई मुद्दा निकालें और अभी अरब लीग के जो देश आ रहे हैं इस मीटिंग के लिए, वो भी भारत के साथ काफ़ी मेल मिलाप अच्छा है। इसका मतलब कि भारत ने ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल इंटरनेशनल फोरम में रखा है कि उसकी बात मानी जाएगी और मैं समझता हूँ भारत सबसे पहले पेश करेगा कि टेररिज्म को खात्मा करें।
टेररिज्म के ऊपर सबसे ज़्यादा भारत को अभी मौका मिला है कि प्ले करे, और हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका खात्मा भारत सपोर्ट करता है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इजराइल ने कल लश्कर तैयबा को बैन कर दिया है। उन्होंने भारत से ये भी रिक्वेस्ट किया इजराइल ने कि हमास को भी हम बैन करें। वो आगे देखते हैं कि कैसे होता है। दूसरा है कि जो भारत की जो पॉलिसी है हमारी सभ्यता के मुताबिक कि ह्यूमैनिटेरियन एड, इंसानियत को बहुत ऊपर हम समझते हैं, और वो हम चाहते हैं कि फिलिस्तीनों के लिए भी एक्सटेंड किया जाए। और तीसरा है 2 स्टेट सोल्यूशन, जो है कि इजराइल भी जानता है कि भारत उस पॉलिसी को पूरा सपोर्ट करता है। तो मैं समझता हूँ पॉलिसी जो भारत की है बहुत सही है, और इसलिए ये देश, अरब लीग के देश यहाँ पे आ रहे हैं, और इसमें बहुत बड़ा मौका है कि हम आगे कदम बढ़ाएं। और अगर कुछ सीज फायर की उम्मीद है तो मैं समझता हूं भारत का रोल होगा, नहीं तो सब बोल रहे हैं कि लड़ाई चलती जाएगी। तो ये बहुत बड़ा मौका है भारत के सामने, और G20 में डेवलपमेंट प्रोग्राम जो विकास, ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब, अतुल जी आपका, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।